नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडीज़ में। मैं हूं आपका दोस्त मोहन लाल लोधा। आपके लिए लेकर आए हूं शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये प्रश्न सेलेक्टेड प्रश्न है। दोस्तों, जितने भी प्रश्न आएंगे उसमें से एक दो प्रश्न तो निश्चित रूप से इन प्रश्नों में से आपको देखने को मिलेंगे। देखना दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इस सीरीज का ये तीसरा वीडियो है दोस्तों। यदि आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हों तो उनको भी आप देखिएगा ज़रूर। दोस्तों, इन प्रश्नों की पूरी व्याख्या करेंगे हम 360 डिग्री, ताकि और भी चीज़ें आपके क्लियर हो जाए। बहुत ही फास्टली हम इनको करने वाले हैं दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा दोस्तों। ओके, चलते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न ये रहा, 8वीं बोर्ड तथा डीएलएड की नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत है। तो कौन कार्यरत है दोस्तों? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, या राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर, या पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर, या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो दोस्तों, 8वीं बोर्ड और डीएलएड के लिए जो नोडल एजेंसी है वो पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर है दोस्तों। इसको याद रखना आप। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, सीसीपी का पूर्ण नेम क्या है दोस्तों? तो सीसीपी का पूरा नाम जो है दोस्तों वो है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। जी हाँ दोस्तों, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी है इसका पूरा नाम। प्रोग्राम नहीं है दोस्तों। SIQE के अंतर्गत, जी हाँ दोस्तों, SIQE के अंतर्गत दो कार्यक्रम संचालित है। एक तो CCE, ओके, ये SIQE के ही दो भाग है, CCE और CCP। CCE का पूरा नाम होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन, और CCP का पूरा नाम है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, और SIQE का पूरा नाम है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य की पहल, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ये है SIQE की फुल फॉर्म। 2014-15 से प्रोजेक्ट के रूप में संचालित किया गया। तीसरा प्रश्न, प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन किस कक्षा के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है कक्षा 5वीं के लिए दोस्तों। कक्षा 5वीं की बोर्ड परीक्षा होती है, इसका नाम जो रखा गया है वो रखा गया है प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा। तो दोस्तों, 8वीं की बोर्ड परीक्षा होती है, उसका नाम क्या है? तो 8वीं बोर्ड परीक्षा का नाम है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र नाम है इसका दोस्तों। क्या नाम है? प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र, 8वीं बोर्ड का। तो कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की बोर्ड होती है, जो कि पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर द्वारा आयोजित होती है। चौथा प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE का संबंध है तो किससे है दोस्तों? CCE का जो संबंध है वो है बालक के समग्र विकास से। जी हाँ दोस्तों, बालक के ऑल राउंड डेवलपमेंट, 360 डेवलपमेंट से है किसका? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का संबंध। ओके, पांचवा प्रश्न, व्हाट्सएप आधारित इस्माइल कार्यक्रम के तहत आओ घर से सीखे 2.0 के नाम से इस्माइल के चरण, इस्माइल 3.0 कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ये कार्यक्रम शुरू किया गया है दोस्तों 21 जून 2021 को। जी हाँ दोस्तों, 21 जून 2021 को शुरू किया गया था। ओके दोस्तों, इससे पहले हमने एक मेगा टेस्ट सीरीज वाला 8वां वीडियो अपलोड किया था, उसमें बाय मिस्टेक, जी हाँ दोस्तों, बाय मिस्टेक जो शिक्षा दर्शन कार्यक्रम था, जी हाँ दोस्तों, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम है, उसका टिक हो गया था 21 जून 2021, जबकि उसका सही 1 जून, जी हाँ दोस्तों, 1 जून 2020 है। तो उसको आप कर लीजिएगा दोस्तों सही, वो मैंने कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दिया है। ओके, नेक्स्ट, हो जाता है दोस्तों 150 प्रश्नों में छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती हैं। जो भी गलतियां होगी मैं उसको कमेंट बॉक्स में ऊपर पिन कर दूंगा, तो आप कमेंट करने से पहले उसको ज़रूर देखिएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो देखिएगा, RKSMB के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो देखेंगे इसको। इसका प्रारंभ 11 जुलाई 2022 को हुआ, बिल्कुल सही है दोस्तों। इस कार्यक्रम में 3 माह की अवधि के लिए ब्रिज कोर्स कार्यक्रम चलाया गया है, यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। यह कार्यक्रम कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए चलाया गया है, यह भी सही है। इसका संचालन केवल पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से किया जाना है, तो ये गलत है दोस्तों, क्योंकि इसके लिए अलग से वर्कबुक, जी हाँ दोस्तों, वर्कबुक भी जारी की गई है ब्रिज कोर्स के लिए। ओके, तो ये चौथा वाला विकल्प क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। किसके संदर्भ में? राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के
संदर्भ में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, स्टार योजना का पूर्ण रूप क्या है? जी हाँ दोस्तों, स्टार योजना का पूरा नाम जो है वो क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों स्ट्रेंथन टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट। तो पहला वाला विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट, 8वां प्रश्न, इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को कितनी राशि दी जाती है? तो दोस्तों इस योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। 9वां प्रश्न, एसएमसी, जी हाँ एसएमसी की साधारण, अंडरलाइन करिएगा, साधारण सभा की बैठक हेतु कोरम कितना आवश्यक होता है? तो इसको स्टार लगा लीजिए, इसमें से किसी न किसी तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। ओके, तो दोस्तों इसमें कुल सदस्यों का 25% उपस्थित होना आवश्यक होता है और इसकी जो बैठक है अमावस्या को आयोजित की जाती है। कब आयोजित की जाती है? अमावस्या के दिन आयोजित की जाती है और जो कार्यकारी समिति होती है उस बैठक में 1/3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है, जबकि साधारण सभा की बैठक में 25% और जो कार्यकारी समिति होती है उसकी बैठक में 1/3 सदस्यों की आवश्यकता होती है। और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 21 में एसएमसी का प्रावधान है। ओके, नेक्स्ट 10वां प्रश्न, RTE 2009 की धारा 39 किससे संदर्भित है? तो दोस्तों ये संदर्भित है कठिनाइयों के निवारण हेतु केंद्र सरकार की शक्ति। दोस्तों प्रारंभ में इसमें 38 ही धाराएं थी, बाद में जब आवश्यकता पड़ी तो 39वीं धारा जोड़ी है इसमें। ओके, RTE 2009 में। तो ये धारा विशेष रूप से आपको याद रखना है। 39वीं धारा किससे संबंधित है? तो कठिनाई निवारण हेतु केंद्र सरकार की शक्ति इसमें संदर्भित है। ओके, कब जोड़ी है इसको कमेंट करके मुझे बताइए। NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में छात्रों को विषय चयन की सुविधा किस कक्षा से दी जाएगी? तो ये दी जाएगी दोस्तों कक्षा 9 से। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 9 से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत विषय चयन की सुविधा प्रदान की जाएगी। 12वां प्रश्न, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में उच्च शिक्षा हेतु बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकासी के प्रावधान किए गए हैं, जिसमें 2 वर्ष की कॉलेज पढ़ाई में क्या दिया जाएगा? 2 वर्ष की कॉलेज पढ़ाई करने पर क्या दिया जाएगा? तो 2 वर्ष में दिया जाएगा दोस्तों डिप्लोमा। जी हाँ दोस्तों, 2 वर्ष में डिप्लोमा, 1 वर्ष में सर्टिफिकेट और 3 वर्ष में डिग्री दी जाएगी। आपको याद रखना है इसको। ओके, 3 या 4 वर्ष में जो भी 3 या 4 वर्ष का कोर्स होगा उसमें डिग्री दी जाएगी। ओके, सबके अलग अलग योग्यताएं होगी। कक्षा 9वीं से इस नीति के अंतर्गत विषय चयन की सुविधा दी गई है। पहले कक्षा 11वीं से ये विषय चयन की सुविधा प्राप्त थी। नेक्स्ट देखिए 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न ये है, प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास देखभाल के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिक प्रावधान किस वर्ष तक करने का प्रावधान रखा गया है? तो दोस्तों ये रखा गया है 2030 तक। जी हाँ दोस्तों, 2030 तक। देखिएगा दोस्तों 14वां प्रश्न, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छात्रों की प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु मानक निर्धारण निकाय के रूप में स्थापित राष्ट्रीय आकलन केंद्र का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका नाम है परख। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम परख है। इसकी फुल फॉर्म मैंने नीचे दी हुई है, इसको हम देख सकते हैं। परख का पूरा नाम है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। आपको यदि पता नहीं है या आपके पास नहीं है तो आप इसको लिख सकते हैं जानकारी के लिए। ओके, नेक्स्ट 15वां प्रश्न, NEP 2020 के तहत कक्षा 5 तक की पढ़ाई में किस भाषा की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है? तो अंग्रेजी शिक्षा की अनिवार्यता को कक्षा 1 से 5 तक समाप्त कर दिया गया है और इसके अंतर्गत त्रिभाषा फॉर्मूला रखा गया है। उसमें हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ एक तीसरी भाषा भी रखी गई है जो कि लोकल लैंग्वेज होगी। जो भी बालक है उसकी लोकल लैंग्वेज होगी। ओके, जो भी वो चयन करना चाहता है। 16वां प्रश्न ये रहा, NEP 2020 के तहत RTE एक्ट का दायरा बढ़ाकर किस आयु वर्ग तक कर दिया गया है? तो दोस्तों पहले RTE का दायरा कितना था? 6 से 14 वर्ष, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 3 से 18 वर्ष कर दिया गया है। कितना? 3 से 18 वर्ष तक RTE का दायरा कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 3 से 18 वर्ष बिल्कुल सही आंसर है। 17वां प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा के क्षेत्र में देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP, जी हाँ दोस्तों, GDP का कितना प्रतिशत निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 6%। जी हाँ दोस्तों, 6% GDP का इसके अंतर्गत निवेश किया जाएगा शिक्षा में। ओके, 18वां प्रश्न,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भाग और अध्यायों की कुल संख्या कितनी है? तो भाग तो कितने हैं दोस्तों? 4, और अध्याय कितने हैं? 27 इसमें अध्याय रखे गए हैं। तो इस तरीके से अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, 4 भाग और 27 अध्याय, याद रखना। 19वां प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में राज्य स्तर पर समसा, जी हाँ दोस्तों, समसा के संचालन हेतु सर्वोच्च नोडल एजेंसी किसे बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया है RCECE। तो इसका पूरा नाम है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद को समसा की जो है नोडल एजेंसी बनाई गई है। ओके, 20वां प्रश्न देखिएगा, SIQE का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों SIQE का जो संचालन किया जाता है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा SIQE का संचालन किया जाता है। ओके, 21वां प्रश्न, निम्न में से दीक्षा का पूरा नाम क्या है? इसको याद रखना दोस्तों, दीक्षा का। ओके, तो दीक्षा का पूरा नाम है दोस्तों डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग इसका पूरा नाम है, किसका? दीक्षा का। ओके, 22वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, 22वां प्रश्न ये रहा, स्कूल में ई लर्निंग के लिए प्रोजेक्ट इस्माइल का पूरा नाम जो है वो क्या है दोस्तों? ये बिल्कुल याद रखना, एक फुल फॉर्म जरूर आएगी आपके। तो दोस्तों इसका पूरा नाम है, मैं डायरेक्ट सही जो है वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसका पूरा नाम है दोस्तों सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, पहला वाला सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट है दोस्तों, इन्हेंसमेंट नहीं है, एंगेजमेंट है दोस्तों, जुड़ाव है। तो इसको याद रखना अच्छी तरीके से। इस्माइल का पूरा नाम क्या है? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। ओके, लिख लेना इसको और अच्छी तरीके से याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 23वां, शिक्षा वाणी कार्यक्रम के अंतर्गत हवा महल कार्यक्रम का जो प्रसारण किया जाता है वो कब किया जाता है? तो दोस्तों हवा महल कार्यक्रम का जो प्रसारण किया जाता है वो प्रत्येक शनिवार को किया जाता है दोस्तों। कब किया जाता है? प्रत्येक शनिवार को। ओके, 24वां प्रश्न देखिए, दीक्षा राइज नामक कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है इसका? तो शिक्षकों के लिए उन्नत डिजिटल तकनीक उपलब्ध करवाना बिल्कुल है, शिक्षार्थियों व शिक्षकों में संवाद करना यह भी है, विद्यार्थी स्वयं अपना मूल्यांकन करना तो ये भी सही है, विद्यार्थी स्वयं अपना मूल्यांकन कर सके ये भी है, क्योंकि दीक्षा ऐप के अंतर्गत शिक्षण सामग्री और मूल्यांकन सामग्री इसमें उपलब्ध कराई गई है। डी वाला देखना है, शिक्षक को यूट्यूब उपलब्ध कराना, यूट्यूब उपलब्ध करवाना नहीं है दोस्तों। इसके अंतर्गत शिक्षकों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया गया है जिसमें वो शिक्षार्थियों के लिए सामग्री तैयार करके उस पर डाल सकते हैं और शिक्षार्थी स्वयं सीख सकते हैं। ओके, 25वां प्रश्न, निम्नांकित में से किस समिति की अनुशंसा पर RSCERT उदयपुर की स्थापना की गई? तो दोस्तों इसका सही आंसर है मेहरोत्रा समिति। जी हाँ दोस्तों, मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर SIERT की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी इसकी स्थापना? तो दोस्तों इसकी स्थापना 11 नवंबर 1978 को की गई थी। कब की गई थी? 11 नवंबर 1978 को की गई थी। और इसका नाम बदला गया है दोस्तों, इसका नाम बदलकर RSCERT कर दिया गया है। जो कि कब किया गया है दोस्तों? इसका नाम बदल के RSCERT, तो इसका नाम बदला है 18 अगस्त। जी हाँ दोस्तों, 18 अगस्त 2018 को इसका नाम बदल करके क्या रख दिया है? RSCERT कर दिया गया है। ओके, याद रखना सारी इन्फॉर्मेशन को। 26वां प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से कौन सा हेनरी फेयोल द्वारा प्रबंधन का कार्य में समाहित नहीं है? आपको पता होगा हेनरी फेयोल ने एक फॉर्मूला दिया है, सूत्र दिया POCCC। जी हाँ दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला दिया है POCCC। तो इसमें देखना है अब आपको, आप खुद आंसर निकाल सकते हो। योजना बनाना यानी कि प्लानिंग इसमें है, संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन इसमें है, समादेशन यानी कि कमांडिंग इसमें है। ओके, बी इसमें नहीं है, बजटिंग इसमें नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। ओके, इसके अलावा दोस्तों इसका मतलब कोऑर्डिनेशन, इसका मतलब है फंडिंग, और एक और सी है, इसका मतलब है कंट्रोलिंग। क्या मतलब है इसका? कंट्रोलिंग। ओके, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, कमांडिंग और
कंट्रोलिंग। ओके, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, एक बार फिर से देखिए, POCCC। तो POCCC का पूरा नाम है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग, ये इसका पूरा नाम है दोस्तों, आप इसको याद रख सकते हैं। देखिएगा दोस्तों 27वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? तो कौन सा है? विद्यालय संगठन है, बिल्कुल है। गतिविधियों की योजना या नियोजन, बिल्कुल है। प्रणाली तंत्र या नियंत्रण, ये भी सही है। तो सारे के सारे ही क्या है दोस्तों, सारे के सारे ही विकल्प सही है। ओके, नेक्स्ट 28वां प्रश्न, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो दोस्तों राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 4 दिसंबर, जी हाँ दोस्तों 4 दिसंबर 1957 को जयपुर में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, जयपुर में। और इसको पी सत्यनारायण राव समिति, जी हाँ दोस्तों, एकीकरण के समय आपको पता हो तो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1 जनवरी, जी हाँ दोस्तों 1 जनवरी 1961 को, 1 जनवरी 1961 को कहाँ स्थानांतरित कर दिया? अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया है। तब से ये अजमेर में ही कार्यरत है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का कार्यालय। ओके, नेक्स्ट 29वां प्रश्न देखिएगा, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा प्रदान किए जाने वाले मीरा या एकलव्य पुरस्कार में राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी है? 21,000। जी हाँ दोस्तों, 21,000 रुपये पुरस्कार स्वरूप राशि प्रदान की जाती है। ओके, नेक्स्ट 30वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा अध्यापकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिताएं जो है वो आयोजित की जाती हैं? तो दोस्तों अध्यापकों के लिए अध्यापन या शिक्षण से संबंधित प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसके अलावा पत्र वाचन, जी हाँ दोस्तों, पत्र वाचन प्रतियोगिता भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शिक्षकों के लिए आयोजित की जाती है। इसके अलावा पत्र लेखन, जी हाँ दोस्तों, लेखन, पत्र लेखन से संबंधित प्रतियोगिता भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शिक्षकों के लिए या अध्यापकों के लिए आयोजित की जाती है। जबकि बाकी जो प्रतियोगिताएं जैसे चित्रकला है, निबंध है, प्रश्नोत्तरी है, ये शिक्षार्थियों के लिए आयोजित की जाती है। किसके लिए? शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों के लिए ये आयोजित की जाती है। ओके दोस्तों, तो ये थे इस वीडियो लेक्चर के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे और आपकी तैयारी में ये प्रश्न उपयोगी साबित होंगे। तो ये था इस वीडियो लेक्चर का अंत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।